यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर, मिनी टेस्ट नंबर दूसरा है, ठीक है, मिनी टेस्ट नंबर 2। और यहाँ से जो जो ज्योग्राफी या मॉडर्न हिस्ट्री उसका यहाँ पर दूसरा नंबर है। ओवरऑल यहाँ पर 20 नंबर टेस्ट होगा, ठीक है। तो 20 नंबर टेस्ट देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और ये मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से दूसरा पेपर होगा। हम लोग यहाँ पर करीब 4 पेपर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग जो अगला सब्जेक्ट रहेगा उसका सब यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। अभी 4 कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो बचेंगे तो उसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 1 से, क्वेश्चन 1 है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसमें पहला बोला है कि भारतीय शासकों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखानों की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित किया, क्योंकि उन्हें भारतीय जो विनिर्माता थे, ठीक है, उनके निर्यात में वृद्धि और इस प्रकार के उन्नत उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। पहला देखो, पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। पहली बात यहाँ से एकदम सही है। सेकंड बात है, प्लासी का युद्ध भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए एक परिवर्तनकारी घटना थी। इससे ब्रिटेन को दिए जाने वाले जो भारतीय जो निर्यात थे उसको कई गुना बढ़ोतरी हुई थी और भारतीय विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन भी मिला था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि प्लासी का युद्ध भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए एक परिवर्तनकारी घटना थी, जिसके पश्चात ब्रिटेन को किए जा रहे यहाँ पर भारतीय निर्यात कई गुना पर बढ़ोतरी थी, लेकिन भारतीय विनिर्माण गतिविधियों को हतोत्साहित किया था और राजनीतिक शक्ति का बुनकरों को अपने उत्पादों को कम कीमत पर बेचने का विवश कर दिया था, ठीक है। गतिविधियों को उनके प्रोत्साहन किया था, जिससे यहाँ पर क्या थे, काफ़ी विवश कर दिया था उन्होंने। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात यहाँ से, भारतीय हस्तशिल्प को वास्तविक झटका 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद लगा था, जब उन्होंने न केवल अपने विदेशी बाजारों को खोया बल्कि भारतीय बाजारों को भी खोया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है, तो सी यहाँ से आंसर है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले एक बात यहाँ पर है कि अभी जो PT 365 की अपडेटेड मैगजीन आ गई है। अभी क्या थी, PT 365 मैगजीन आती है, उसकी अपडेटेड मैगजीन 1 आई थी, जिसमें से आपका दिसंबर जनवरी का था, ठीक है। अभी जो मैगजीन आई है अपडेटेड, यहाँ पर अपडेटेड 2 मैगजीन आई है, उसमें आपका फरवरी मार्च जनवरी तक हो गया था ना, दिसंबर जनवरी, हाँ फरवरी मार्च अप्रैल का उसमें है, ठीक है। फरवरी मार्च अप्रैल का है। तो हम लोग वहाँ से आज शाम तक, आज दोपहर या शाम तक हम लोग पूरा MCQs क्रिएट कर देंगे इसके, ठीक है। ज़्यादातर क्रिएट हो ही गए, थोड़े से बचे हुए वो आपको शाम तक क्रिएट होकर पूरा PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा MCQs का, तो आप डाउनलोड करके इसको पढ़ पाओगे। क्योंकि देखो PT 365 अपडेटेड वाली जो हिंदी वाली है ना, उसको आने में भी लग जाएगा 4 से 5-6 दिन, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जो MCQs इंग्लिश वाली से मैंने क्रिएट किए हिंदी में MCQs, वो आप यहाँ से पूरे कवर कर पाओगे, ठीक है। तो आपका टाइम थोड़ा बचेगा इसमें, ठीक है। तो बाकी कुछ डाउट रहेगा पूछ सकते हो, और मार्केट में भी अवेलेबल, दिल्ली अगर रहते हो, दिल्ली NCR साइड में, तो परचेस कर सकते हो मार्केट से भी, राइट। आते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 यहाँ से, भारत की जो देशी रियासत है उसके प्रति ब्रिटिश नीति के संबंध में विचार करना है। समान जो संघ की जो नीति होती है, ठीक है, अधीनस्थ संघ की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, इनमें से कौन सा विकल्प उपयुक्त नीतियों के बारे में सही कालक्रम के अनुसार दर्शाता है इसको। देखो यहाँ पर पहला आएगा अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858, अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935, और समान संघ की नीति 1935 से 47 तक। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिशों को प्राप्त वाणिज्यिक लाभ के संबंध में विचार करने। ब्रिटेन को किए जाने वाले भारतीय निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई थी। पहली बात क्या होगी, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि प्लासी के जो युद्ध है 1757 के पश्चात भारत में कंपनी के वाणिज्यिक जो संबंध थे उसके प्रतिनिधित्व बदल गया था, ठीक है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत नहीं होगी, पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि कंपनी ने भारतीय वस्तु के निर्यात के लिए जो बंगाल से प्राप्त आय थी उसका उपयोग किया था, जिससे निर्यात में वृद्धि हुई थी। ये बात करेक्ट है। सेकंड बात है, बंगाल में कच्चे कपास की कीमतों में तेजी से गिरावट आई थी। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कच्चे कपास की बिक्री पर कंपनी कर्मचारियों का एकाधिकार था और बंगाल में बुनकरों को इसके लिए अत्यधिक कीमत भुगतान करनी पड़ती थी। सेकंड बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कम कीमतों पर, मतलब बोला कि बंगाल में जो कपास कीमतें थी ये तेजी से गिरावट आई थी, गिरावट ऐसा नहीं आई थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। तीसरी बात है, क्योंकि यहाँ पर इनको अत्यधिक भुगतान करना पड़ा था। तीसरी बात है, ब्रिटेन में भारतीय जो वस्त्र थे सस्ते हो गए थे। ये बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि भारतीय जो वस्त्र थे विदेशों में, इसके लिए भारी कर और भुगतान करना पड़ता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने हेतु ऐसा किया गया था, और इसलिए क्योंकि वस्त्र वहाँ पर भारत के उत्पाद से महंगे हो गए थे, ठीक है। तो ये भी बात गलत है और दूसरा भी गलत होगा, सिर्फ पहली बात करेक्ट है। गलत पूछा है तो 2-3। क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी 1853 के चार्टर अधिनियम की विशेषता को बताता है सही 3 बातों में। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है, इसके तहत सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली प्रारंभ की गई थी। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियाँ समाप्त कर दी गई थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि 1833 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्णतः प्रशासनिक निकाय बना दिया था, न कि समाप्त कर दिया था इसको। गलत हो जाएगा। तीसरी बात यहाँ से, इसके तहत यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया गया था। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, चौथी का आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में विचार करना है। इसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभावी और निर्णायक नियंत्रण प्रदान किए गए थे। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारतीय शासक जो थे, ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश सरकार को कंपनी का प्रभावी और निर्णायक नियंत्रण प्रदान नहीं किया था। तीसरी बात है, इस एक्ट ने इंग्लैंड में कंपनी और इसके जो विरोधी थे उसके मध्य विवाद समाप्त कर दिया था। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय शासक गवर्नर जनरल और उसके परामर्श के बिना किसी अन्य भारतीय शासक के साथ समझौता करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। दोनों बातें गलत हैं, पहला सिर्फ करेक्ट होगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, सहायक संधि के संबंध में विचार करना है, कौन सा इसमें गलत होगा, स्टेटमेंट गलत कौन सा है। सहायक संधि करने वाले भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना अस्थायी तैनाती और इसके रखरखाव के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता था। ठीक है, तो क्या होगा पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत होगा, क्योंकि भारतीय शासकों को उनके क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिकों की स्थायी सेना तैनात करने को रख रखाव हेतु एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए विवश कर दिया था। ठीक है, भुगतान जो राशि का निश्चित करना पड़ा, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, भारतीय शासक अंग्रेजों के अनुमोदन के बिना किसी अन्य यूरोपीय को अपनी सेवा नहीं रख सकते थे, ये बात सही है। तीसरा, भारतीय शासक गवर्नर जनरल परामर्श के बिना किसी अन्य भारतीय के साथ साथ स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर उसके बिना पर कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारतीय शासक गवर्नर जनरल के परामर्श के बिना भारतीय शासक के साथ समझौता करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। 3 और 1 गलत है, गलत पूछा है तो कौन सा होगा, 1 और 3 सी छठे का आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, प्लासी के युद्ध के परिणाम के बारे में विचार करना है। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया था। पहला क्या होगा, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, इसके पश्चात फ्रांसीसी बंगाल में अब महत्वपूर्ण शक्ति नहीं रही थी। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है। ब्रिटिश व्यापारियों की निजी व्यापार पर कर अभी भी जारी रखे गए थे, ये बात गलत हो जाएगी, ये बात गलत है। हाँ ठीक है, गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, प्लास्टिक के जो युद्ध था उसके में अंग्रेजों के विजय के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश व्यापारियों के अधिकारियों को अपने निजी व्यापार पर अब किसी भी प्रकार का कोई भुगतान करने को नहीं कहा गया था, ये बात गलत हो जाएगी, जारी रखे नहीं गए थे। 1 2 करेक्ट है, इसका आंसर क्या होगा 7वें का, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि की प्रणाली के संबंध में विचार करना है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि नीति की शुरुआत की गई थी। पहला क्या होगा, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, हैदराबाद और अवध के गवर्नर जनरल द्वारा प्रस्तुत सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है। तीसरा, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके भारतीय शासकों ने अपने दूसरे राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध को बनाए रखने का अधिकार खो दिया था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, आंसर क्या होगा, गलत नहीं होगा, तीसरा भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके भारतीय जो शासक थे वो दूसरे राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध बनाने का लेकर अधिकार उन्होंने खो दिया था। ठीक है, सही बात है, क्योंकि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके जो भारतीय कुछ शासक थे वो लगभग अपनी स्वतंत्रता उन्होंने खो दी थी और उनके राजनीतिक संबंध को भी बनाए रखने का अधिकार था और आत्मरक्षा का अधिकार समाप्त हो गया था सिर्फ, है ना। ये बात यहाँ से गलत मतलब करेक्ट हो जाएगी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, तीसरा, दूसरा और पहला सभी करेक्ट है, 1 2 3। 8वें का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में न्यायपालिका के जो विकास है उसके संबंध में देखो, स्टेटमेंट जब पेपर दोगे यूपीएससी का, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, यानी सोचना कि 2 घंटा है मुझे 2 घंटे में जल्दी क्वेश्चन करने वाला, सब गलत कर जाओगे। एक एक स्टेटमेंट को जितने भी क्वेश्चन करेंगे स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो क्या होगा, अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाओगे। 9 नंबर है, भारत में न्यायपालिका के विकास के संबंध में विचार करना है। विलियम बेंटिंक द्वारा न्यायालय में जो न्यायालय की भाषा में कुछ परिवर्तन लाने वाले पूर्व न्यायिक कार्यवाही में भाषा फारसी थी। पहली बात क्या होगी, 9वीं का पहला करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1828 से पूर्व न्यायालय की अधिकांश या आधिकारिक जो भाषा थी फारसी थी, और लेकिन विलियम बेंटिंक द्वारा कुछ परिवर्तन यहाँ पर किए गए थे। पहला सही है। सेकेंड, दूसरी बात है,
भारतीय कानूनों ने संहिताकरण हेतु लॉर्ड मेघालय की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की थी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी। तीसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस न्याय और राजस्व प्रशासन के एकीकरण के पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने जिला कलेक्टर को नई शक्तियां प्रदान कर दी थी। ये बात गलत है, क्योंकि कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व और न्याय प्रशासन का पृथक्करण किया था। कॉर्नवालिस कोर्ट के द्वारा राजस्व और न्याय के प्रशासन को पृथक किया था। ये बात गलत होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। तो 1 2 करेक्ट है, तो यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 बोला स्थायी जो यहाँ पर बंदोबस्त है उसके बारे में विचार करना है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में कॉर्नवालिस जो है उसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत इससे की थी कि विधि का शासन और निजी संपत्ति का अधिकार कृषि में आधुनिकीकरण लाएगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत के तहत यहाँ पर भू राजस्व को निर्धारण किया था और कॉर्नवालिस ने भू स्वामी जो थे उनके कृषि का आधुनिकीकरण को लेकर निवेश में प्रोत्साहन मिलेगा, इस वजह से यहाँ पर क्या था, इसका आधुनिकीकरण लाएगा, इस वजह से यहाँ पर इसमें जो बंदोबस्त की शुरुआत की थी। सेकेंड बात है, प्रमुख ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इसकी आलोचना इसके प्रगतिशील न होने और मुगल राजस्व को बंदोबस्त प्रणाली में समान होने के कारण की गई थी। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि ये कृषि जो है ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित था, जहाँ सामंती जो लॉर्ड स्थायी भूस्वामी थे, हालांकि भारतीय परंपरा के अनुसार उसके अनुभव पर ध्यान देने के लिए यहाँ पर कारण के साथ यहाँ पर ब्रिटिश जो प्रशासन थे उसकी इसकी आलोचना की गई थी। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। आंसर क्या होगा 10वें का? ये बता सब हो जाएगा, ये करेक्ट है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा 1813 का चार्टर नियम के बारे में इसका हिस्सा था? पहला, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति की। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। चीन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति 1813 में ये नहीं था। ठीक है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है चीन में जो था ना, ये आपका हो जाएगा 1833 वाले में था। हाँ ठीक है, 33 में था। ईस्ट इंडिया के चाय के व्यापार पर एकाधिकार समाप्ति, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का निवेश का प्रावधान, ये बात सही है। 1 और 4 सही है, जो 1813 की बात कर रहा है। आंसर क्या होगा 10वें का? 11वें का क्या होगा? सी करेक्ट है, 1 और 4। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 12 है। भारत में रेलवे के निर्माण के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? इसके कारण भारतीय ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिला था। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे नियोजन थे, निर्माण और प्रबंधन में भारत के आर्थिक व राजनीतिक विकास की उनके लोगों को केंद्र में नहीं रखा गया था, और इसके विपरीत इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक जो राजनीतिक यहाँ पर सैन्य हित थे उनकी यहाँ पर साधना था, और बाजारों में कच्चे यहाँ पर मालों का स्रोत को लेकर के संबंध में भारतीय जो उद्योग थे उनकी आवश्यकताओं को उपेक्षित करना था। इससे यहाँ पर भारतीय ग्रामीण हस्तशिल्प से उद्योगों का काफ़ी पतन हो गया था, बढ़ावा नहीं मिला था। इसका वित्त पोषण मुख्य रूप से भारतीय निवेशक द्वारा किया गया था। सेकेंड बात यह भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे में जो निवेश की गई लगभग पूरी राशि ब्रिटिश निवेशक द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है, और भारतीय पूंजी का इसमें कोई योगदान नहीं था, नगण्य थी बिल्कुल। दोनों बातें गलत है। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है, 12 नंबर। क्वेश्चन 13, ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व प्रणाली के बारे में विचार करना है। राजस्व जो बंदोबस्त है इसकी जिम्मेदारी प्रणाली के अनुसार जमींदारों को किसानों से राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था, परंतु भूस्वामी के पास किसानों के पास था। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर जिस वजह से गलत है, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था भूस्वामित्व का अधिकार जमींदारों के पास था और उनके पास जो किसानों के जो राजस्व थे वो एकत्रित कर रहे थे। राइट, तो गलत हो जाएगा। राजस्व बंदोबस्त रैयत वाली प्रणाली के अनुसार भूस्वामी का अधिकार ग्राम समिति के पास था और सरकार द्वारा राजस्व का संग्रहण सीधे किसानों के लिए किया जाता था। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि रैयत वाली प्रणाली में भूस्वामित्व का अधिकार किसानों के पास था और राजस्व सीधे उनसे एकत्रित किया जाता था। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तीसरा, माल वाली प्रणाली में उनके तहत जो ग्राम समिति थी वे कर संग्रह के लिए उत्तरदायी थी और भू स्वामित्व का अधिकार ग्राम समुदाय के पास था। ये बात करेक्ट है, क्योंकि मालवाड़ी प्रणाली में ग्राम समिति कर संग्रह के लिए उत्तरदायी थी और भू स्वामित्व का अधिकार ग्राम समुदाय के पास था। ये बात सही है। आंसर केवल 3 करेक्ट है। देखो जितने भी यहाँ पर टॉपिक आ रहे हैं, राजस्व बंदोबस्त, ठीक है, राजस्व बंदोबस्त के ऊपर रैयत वाली प्रणाली,
और मालवाड़ी प्रणाली, तीनों प्रणाली को अगर आपको डाउट हो रहा है तो जाके एक अच्छे से टॉपिक को पूरा रीड करो, उसके बाद आपको चीज़ें और अच्छी समझ आएंगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन से आपको क्या होगा, अगर कुछ डाउट होगा ना तो आप ये क्वेश्चन क्लियर करते चलो, तो आपको एक अच्छे से टॉपिक सेट होता चलेगा कि यहाँ पर आई टॉपिक हमारा थोड़ा सा मिस्टेक था, तो हमको पूरे अच्छे तरीके से कवर हो गया है। तो एक तरह से आप अपने आप को सुधार सकते हो भी लास्ट टाइम पे, राइट। बाकी हम लोगों ने 30 दिन के टारगेट के हिसाब से कल टॉपिक भी आपको दे दिए थे मॉडर्न हिस्ट्री के, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री का कल डे नंबर 7वां, और मतलब डेट 7 और 8 तारीख को मॉडर्न हिस्ट्री आपको करना है, ठीक है। 7-8 तारीख में जितनी मॉडर्न हिस्ट्री कल मैंने टॉपिक टेलीग्राम पर शेयर किए, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। अगर आप नहीं जुड़े हो तो वो टॉपिक आप कवर करो, और ज़रा टॉपिक पे ध्यान नहीं देना है, जितने मैंने बताया सिर्फ उतने के टॉपिक को आपको करना है अभी, राइट, लास्ट टाइम पे। तो अपना सिस्टमेटिक से हम लोग कर रहे हैं अभी हम लोग काफ़ी चीज़ कर चुके हैं कवर, है ना, 1 तारीख से, और अभी आज 8 तारीख तक में। आते हैं क्वेश्चन आगे 14 नंबर में। 1750 के दशक में बंगाल में हुई यहाँ पर एक घटना जिसे ब्लैक होल ट्रेजिडी के नाम से भी जाना जाता था। ये ब्लैक होल ट्रेजिडी थी क्या? देखो, ये ब्लैक होल जो ट्रेजिडी थी, ये बंगाल में नवाब द्वारा कैद किए गए अंग्रेज युद्ध बंदियों की फोर्ट विलियम में मृत्यु। क्या होगा आंसर? 14 का ए यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों से फोर्ट विलियम छीन लिया था, और इस किले के एक छोटे जो बंदी गृह थे उसमें ब्रिटिश युद्ध बंदियों को रखा गया था। जब अगली सुबह यहाँ पर बंदी गृह खोला गया तो यहाँ पर 146 जो ब्रिटिश कैदी थे वो केवल उनसे 23 ही जिंदा पाए गए थे। कितना? 23 ही जिंदा थे, बाकी सब मर गए थे, ठीक है। एक खिड़की के पास स्थानों के पाने के कारण उसमें कुछ दूसरे कुचल दिए गए थे, और अत्यधिक गर्मी की वजह से, घुटन की वजह से कुछ की मृत्यु हो गई थी, तो सब यहाँ पर मरे, बाकी 23 यहाँ सब जिंदा थे। कितने में से? 146 में से। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 14 का एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है 15, निम्नलिखित पर विचार करना है, अधिनियम और गवर्नर जनरल इनके कौन कौन है। 15 पहला बोला पिट्स इंडिया एक 1784, ठीक है। पिट्स इंडिया एक 1784 वारेन हेस्टिंग के पारित किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग यहाँ से क्या हो जाएगा? 15 का आपको हो जाएगा, गलत बोला तो गलत हो गया। चार्टर एक्ट 1853 है, ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, बात सही है, डलहौजी लिखा डलहौजी होगा, ठीक है। आगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग, तीसरी बात भी करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट है, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है, कंपनी के शासन के दौरान इंग्लैंड में हुए औद्योगिक यहाँ पर क्रांति भारत में ब्रिटेन के जो आर्थिक संबंध उसके बारे में कैसे प्रभावित किया था, इसको किस प्रकार प्रभावित किया था। पहला, इसने इंग्लैंड में स्थानीय जो व्यावसायिक वर्ग था उसका उद्भव हुआ था, जिससे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का विरोध किया गया था। 16 का पहला करेक्ट है। 1773 में चार्टर अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई एक पक्षीय मुक्त व्यापार प्रणाली को ब्रिटिश व्यापारी वर्ग को लाभ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन किया गया था। सेकंड बात ये गलत है, क्योंकि 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसने प्रक्रिया की शुरुआत की जिसके द्वारा भारत में व्यापार को चाय छोड़कर सभी के लिए यहाँ पर खोले गए थे, है ना, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, नील और चाय के भारतीय निर्यात में कमी देखी गई थी। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के पश्चात भारतीय कच्चे माल कपास, रेशम, चाय, नील निर्यात में वृद्धि हुई थी, कमी नहीं हुई थी। इसी कारण भारतीय वस्त्र उद्योग क्रमिक गिरावट आई। ये बात करेक्ट है, क्योंकि भारतीय बाजारों में सस्ते और औद्योगिक वस्तुओं की अधिकता के कारण परंपरागत खरीदारों के ह्रास हो गया था, और जिससे यहाँ पर इसमें औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था और इसके रेट या कीमतें कम हो गई थी, है ना। आंसर क्या होगा? चौथा सही है और पहला सही है, डी यहाँ से आंसर होगा 1 और 4। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि ब्रिटिश यहाँ पर जो यहाँ पर राजस्व नीति उसके बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। नई जो राजस्व नीति है इसने कृषकों को पारंपरिक और प्रचलित अधिकारों को उत्तरोत्तर समाप्त कर दिया था। पहला 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भू राजस्व नीतियों ने भूमि को बिक्री योग्य हस्तांतरित बना दिया था, और जिससे यहाँ पर क्या है, भूमि, चारागाह, नहरें आदि से संबंधित किसानों के पारंपरिक प्रचलित अधिकार को नष्ट कर दिए गए थे। सेकेंड, यह वह मुख्य कारक था जिसने भारत के विऔद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त किया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि ये एक क्या था, एक पक्षीय मुक्त व्यापार था, एक पक्षी था, न कि ये मुख्य जो इसका बहुपक्षी या फिर विऔद्योगिकरण, है ना। तो देखो, पहली बात तो सही, दूसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक पक्षीय मुक्त व्यापार था और इंग्लैंड की औद्योगिक वस्तुओं की कड़ी प्रतिस्पर्धा और भारत के विऔद्योगिकरण के मुख्य कारण थे, तो ये बात गलत होगी। तीसरा है, इसने भूमि के बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा दिया था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि भूमि के व्यापार, वस्तु के बनने और ब्रिटिश बड़े पैमाने पर निवेश किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दोनों बातें गलत हैं, 2 और 3, सिर्फ पहली बात करेक्ट है, ए नंबर। क्वेश्चन 18, रेगुलेटिंग एक्ट पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालक निकाय निम्नलिखित में से कौन था। आंसर हो जाएगा
18 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसका सही आंसर होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का विनियामक और संचालक निकाय था, जिसके तहत क्विट्स इंडिया एक्ट से पूर्व वाणिज्यिक और राजनीतिक प्रकृति के सभी जो मामले थे वो संबंधित निर्णय लिए थे, और इसके पश्चात राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल उत्तरदायी बनाया गया था। और 1857 में पश्चात भारत सरकार का संचालन ब्रिटिश संसद द्वारा किया जाने लगा था। 18 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 19 आते हैं। 19 नंबर है, इसमें बोला मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए फरमान के संबंध में विचार करना है। फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कम दर पर आयात निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई थी। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि फरमान द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल में किसी भी प्रकार के कर भुगतान के लिए बिना वस्तुओं के आयात निर्यात पर अधिकार दे दिए गए थे। ये बात गलत है। सेकेंड है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापारियों द्वारा करों के संग्रहण के लिए दस्तक जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि दस्तक बंगाल में बिना किसी अनुबंध वस्तुओं मुक्त आवागमन के लिए जारी किया जाता था। दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा, 19 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर है, कंपनी शासन के दौरान बंगाल में द्वैध शासन के संबंध में विचार करना है। द्वैध शासन में नवाब पर शक्तियों के बिना प्रशासन क्या था, उत्तरदायी था इसका। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि द्वैध शासन में इसमें कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राजस्व का संग्रहण किया था और अंग्रेजों पर कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था, और नवाब पर शक्तियों के बिना जवाबदेही थी। और ये प्रणाली बंगाल में लोगों के लिए आपदा थी, क्या थी, आपदा मानी जाती। एक तरह से ये सूबेदार में उप सूबेदार को नियुक्त करने का अधिकार के साथ साथ नवाब के पास न्यायिक और पुलिस संबंधी शक्तियाँ को रहने दिया गया था। तो सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि कंपनी को उप सूबेदार नामित करने का अधिकार था और उप सूबेदार को कंपनी की बिना सहमति से हटाया नहीं जा सकता था। इस प्रकार कंपनी के पास पुलिस और न्यायिक शक्तियाँ भी थीं। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से सिर्फ पहला करेक्ट है, एक यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए यहाँ से आंसर है 20 का। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ने 20 क्वेश्चन यहाँ से देख लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक के थे, और ये सब टॉपिक आपको जाके अच्छे से कवर करना है। जितने भी टॉपिक हैं, कुछ डाउट है टॉपिकों में तो यहाँ पर टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो, आपके पास अभी टाइम है। ठीक है, जो भी टॉपिक आप क्वेश्चन करते जाओ उनके टॉपिकों को अच्छे से कवर करते जाओ। और देखो, कोशिश करो कि मॉडर्न हिस्ट्री का जैसे भी आपका टाइम है 7 से 8 तारीख तक, तो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी आपका पेपर थे, जैसे कि पेपर कहने का मतलब जो सेक्शनल पेपर थे, वो आप एक बार देख सकते हो। लगाना नहीं, उनको देख सकते हो कि क्या क्या टॉपिक हमको नहीं आ रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं समझ आती, तो आप ठीक करके अपना अच्छा सा एक नोट्स और अच्छा सा रेडी कर सकते हो लास्ट टाइम पे जो इसको रीड करने के लिए। ऐसा नोट्स नहीं बनाना कि रात बाद में रीड करना है, बाद के समय नहीं मिलेगा, लेकिन हमने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बाद में टाइम दिया है आपको। जो 30 दिन का प्रोग्राम है उसमें देखो लिखा है, तो उसमें आपको रिवीजन कराया जाएगा। वो अभी आप जितनी चीज़ें कलेक्ट करके थोड़ा थोड़ा पढ़ के रख सकते हो, और मैं टॉपिक भी कल आपको शेयर कर दिए, वो भी आप कर सकते हो। बाकी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, यहाँ सेंड करते हैं, और हम लोग आज देखेंगे नेक्स्ट है इसका टेस्ट नंबर, आज तीसरा भी देखेंगे जो फुल लेंथ टेस्ट है, नेक्स्ट है इसका तीसरा। ठीक है, वो भी करेंगे आज। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।